हेलो, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम फिर से कक्षा 10 का लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे, धातु और अधातु। इसमें हम धातु के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 3.1.2 अधातु की विशेषताएं। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें और पसंद आए तो शेयर और लाइक भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें लिख रखा है अधातु। हमने धातुओं की विशेषताएं पढ़ी थी इससे पहले कि धातुएं ध्वनिक होती हैं, धातुएं अघातवर्धीय होती हैं, तन्य होती हैं और सुचालक होती हैं, विद्युत की और ऊष्मा की। अब हम अधातुओं की विशेषताएं पढ़ेंगे कि हम किसी भी तत्व को अधातु क्यों बोलते हैं। पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम होती है। पिछली कक्षा में पढ़ा है कि धातुएं ज्यादा होती हैं और अधातुओं की संख्या कम होती है। अब अधातुएं क्या होती है ये आप नोट करेंगे, याद करेंगे। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि ये अधातुओं के उदाहरण है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये अधातुओं के उदाहरण है। ब्रोमीन एक ऐसी धातु होती है जो द्रव होती है। देखिए, ब्रोमीन पानी की तरह द्रव होती है, द्रव। इसको आप याद करेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। ये ऐसी अधातु जो द्रव होती है। इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस होती हैं या फिर गैसें होती हैं। ब्रोमीन के अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस होती हैं या फिर गैसें होती हैं। बुक का एक एक जो लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से समझिए, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्या धातुओं के समान अधातुओं के भी कुछ गुण धर्म होते हैं। जैसे धातुओं के हमने गुण पढ़े थे, 8 गुण पढ़े थे, पहले पार्ट में मैंने पढ़ाया है, पहले वाले भाग में पढ़ाया है, उनको आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो इसी की तरह क्या अधातुओं के भी कुछ गुण धर्म होते हैं। आइए पता करते हैं कि किस आधार पर हम किसी भी तत्व को अधातु कहते हैं। अब ये क्रियाकलाप 3.7 करते हैं। कार्बन, कोल या ग्रेफाइट, सल्फर या आयोडीन के नमूने एकत्रित कीजिए। कार्बन में हम कोल ले सकते हैं। ग्रेफाइट जो होता है, जो पेंसिल के अंदर जो होता है, उस सिक्का बोलते हैं, जो सिक्की बोलते हैं आप लोग, वो ले सकते हैं। सल्फर ले सकते हैं, आयोडीन भी ले सकते हैं। इन अधातुओं से 3.1 से लेकर 3.1 से 3.4 और 3.6 तक के क्रियाकलापों को दोहराइए, अपने प्रेक्षणों को लिखिए। जो हमने 3.1, 3.2 वगैरह ये हमने किए हैं, जो क्रियाकलाप हमने किए हैं वो हमें अधातु लेकर दोहराने हैं। अधातुओं में देखते हैं कि धातु की चमक होती है या नहीं। उसके बाद देखते हैं, हम देखते हैं कि अधातुएं कठोर होती हैं या सॉफ्ट होती हैं, ये देखेंगे हम इसमें। इसके बाद अधातुओं को देखेंगे आघातवर्धीय, मतलब उन पे आघात करके देखेंगे। जो अधातुएं हमने ली हैं उनको उन पे आघात करके देखेंगे कि वो आघातवर्धीय होती हैं या फिर आघात करने से टूट जाती हैं। देखेंगे उनकी चादरें बनती हैं या फिर टूट जाती हैं। फिर हम देखेंगे क्रियाकलाप 3.4 देखेंगे कि वो तन्य होती है, मतलब अधातुओं के तार बनाए जा सकते हैं या नहीं, ये चेक करेंगे। उसके बाद हम उसको गर्म करके देखेंगे कि जैसे मान लो हमने यहाँ से एक धातु का टुकड़ा लिया था, यहाँ से गर्म किया था तो यहाँ पर इसकी ऊष्मा पहुंच गई थी। तो हम यही क्रियाकलाप हम अधातु के तार, मतलब जैसे इसमें हमने कौन सा लिया है, कौन सी अधातुएं ली है, हमने लिया है ग्रेफाइट, कोल, सल्फर या आयोडीन, ये लेकर लिखेंगे अधातु की जगह। तो हम देखेंगे कि वो दूसरा सिरा उसका गर्म हो जाता है या नहीं, ये हम चेक करेंगे। तो देखेंगे कि धातु जैसे ऊष्मा के सुचालक होते हैं, अधातुएं होती है या नहीं, या फिर उनका गलनांक अधिक होती है, मतलब वो पिघल जाती है या नहीं पिघलती, ये हम चेक करेंगे। तो ये 6 विशेषता देख ली हमने। इसके बाद हम चेक करेंगे, यहाँ पर जहाँ तार है, अधातु का कोई भी टुकड़ा लगा देंगे यहाँ पर, धातु की जगह अधातु का टुकड़ा यहाँ पर लगाएंगे तो देखेंगे बल्ब जलता है नहीं। तो इससे हमें पता लग जाएगी कि अधातु ऊष्मा की सुचालक है या नहीं है। तो ये सारे क्रियाकलाप हम अधातुओं को ये कार्बन को, सल्फर और आयोडीन के नमूने लेकर हम दोहराएंगे। तो हम ये देखेंगे, देखिए ये, फिर हम ये सारणी भरेंगे, इसमें तत्व का नाम लिखेंगे, इसमें उसकी सतह कैसी, कठोर है या नहीं है, सतह का प्रकार मतलब चिकनी है या चमकदार है या नहीं है, ये हम यहाँ पर जैसी हमें दिखेगी वहां पर हम लिख देंगे। इसमें हमने क्योंकि धातु में हमने देखा कि उसकी सतह चमकदार है या नहीं, तो हम इसमें चमकीली है या नहीं है ये लिखेंगे। कठोर है या नहीं ये लिखेंगे। आघातवर्धीय है या नहीं, मतलब उसको चोट करके देखेंगे तो फैलती है या वो टूट जाती है, वो लिखेंगे। तन्य है मतलब उसको हम तार बनाए जा सकते हैं या नहीं बनाए जा सकते, ये लिखेंगे। विद्युत की चालक है या नहीं है, और ध्वनिक है या नहीं, मतलब उसको बचा कर देखेंगे, उसको हथौड़े से चोट करके देखेंगे वो ध्वनिक होती है नहीं, मतलब उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है नहीं। सारणी 3.1 में लिखे प्रेक्षणों के आधार पर आप अपनी कक्षा में धातु और अधातुओं के सामान्य गुणधर्मों की चर्चा कीजिए। आप निश्चित रूप पर कौन से निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कई अपवाद भी होते हैं। क्योंकि कुछ हमने ऊपर पढ़े हैं कि कुछ धातुएं अधातुओं से, कुछ धातुएं जैसे मान लो धातुएं ज्यादातर कठोर बताई गई हैं, लेकिन कुछ धातुएं वो
कोमल भी, जैसे जो सोडियम धातु है वो सॉफ्ट होती है, उसको चाकू से काटा जा सकता है। इसी प्रकार से हम तत्वों को देखेंगे कि इनमें कुछ अपवाद होते हैं। जैसे मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है। मरकरी जो वो अपवाद है, क्योंकि द्रव अवस्था में होती है। क्रियाकलाप 3.5 में आपने देखा था कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और जो सीजियम होता है, सीजियम धातु, उनके गलनांक बहुत कम है। यह अपवाद हो गया। यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगेंगी, मतलब हमारे जो हथेली का ताप है उससे भी ये पिघल जाएंगी, ये जो धातुएं हैं। जैसे हम घी को अगर हमारे हथेली पर रखेंगे तो पिघल जाता है, तो इतना इनका गलनांक इतना कम होता है। ये जो पॉइंट्स है ये आप अच्छे से नोट करेंगे, बार बार याद करेंगे, बार बार इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। एक नंबर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं इनमें से। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। देखिए आयोडीन जो है वो चमकीला होता है। कार्बन एक ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। जैसे कोई भी तत्व एक या एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, उसको उन जो रूपों को क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं। जैसे हीरा है, हीरा कार्बन का ही एक अपरूप है, मतलब कार्बन का ही एक रूप है हीरा, तो उसको अपरूप बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन आता है कि आप किसी भी तत्व के अपरूप बताइए क्या होते हैं। तो यदि एक तत्व एक या एक से अधिक रूपों में प्राप्त हो तो उन्हें अपरूप होते हैं, उन रूपों को अपरूप बोलेंगे। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो हम लिखेंगे हीरा। इसका गलनांक या क्वथनांक बहुत अधिक होता है। गलनांक या क्वथनांक बहुत अधिक होता है। देखिए इसमें ये अधातु है, तब इसका गलनांक कितना ज्यादा हुआ है, जबकि हमने पढ़ा था कि धातुओं का जो गलनांक है बहुत अधिक होता है। और इसमें ये देखिए धातुएं हैं गैलियम और सीजियम, इनका गलनांक कितना कम होता है, अपवाद है। कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन जबकि अधातु है, फिर भी इसके एक अपरूप है ग्रेफाइट, वो विद्युत का सुचालक है। जो कि कैसी विशेषता है इनकी, इसकी विशेषता है धातुओं जैसी, क्योंकि धातु ही विद्युत के सुचालक हैं। क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटासियम इतनी मुलायम होती हैं कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। देखिए हमने पढ़ा था कि धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन ये इनके अपवाद हो गए। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके घनत्व और गलनांक भी कम होते हैं। यह भी धातु के विपरीत हुआ। तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातुओं एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये जो हमने सब पढ़े हैं, तो इसमें हमने इनसे क्या निष्कर्ष निकाला है कि केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते। अगर हम भौतिक गुणधर्मों को देखेंगे तो कुछ गुण वो धातुओं के कुछ गुण अधातुओं जैसे होते हैं और अधातुओं के कुछ गुण धातुओं जैसे होते हैं। तो सिर्फ भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं करेंगे, बल्कि उन तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर भी हम अलग करके देखते हैं उनको। इससे हमें स्पष्ट पता लग जाएगा कि कोई वस्तु, कोई तत्व धातु है या अधातु, तो उनको रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर भी हम अलग करके देखते हैं। इसमें क्रियाकलाप 3.8 देखेंगे। मैग्नीशियम की एक पट्टी तथा थोड़ा सल्फर चूर्ण लेना है। मैग्नीशियम की पट्टी लेनी है और एक थोड़ा सल्फर चूर्ण लेना है। मैग्नीशियम पट्टी का दहन कीजिए, उसी राख को इकट्ठा करके उसे पानी में घोल दीजिए। लाल और नीले लिटमस पेपर से प्राप्त विलयन की जांच कीजिए। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद मिला वह अम्लीय है या क्षारीय। इस क्रियाकलाप की मैंने एक्टिविटी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, उसको आप जरूर देखें। उसको देखेंगे आप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैग्नीशियम को हम जलाएंगे और जो राख बनी है उसको हम लिटमस पेपर से चेक करेंगे। लाल लिटमस और नीले लिटमस पेपर से चेक करेंगे कि वह अम्लीय है या क्षारक है। मतलब पहले मैग्नीशियम को जलाएंगे, उसको उसकी जो राख होती है उसको पानी में घोल लेंगे और जो पानी में घोलने पर जो विलयन बनता है उसको हम लाल लिटमस पर डाल के देखेंगे एक बार नीले लिटमस पर डाल के देखेंगे। जो क्षारकीय होते हैं वो क्या होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते। तो हमें इससे पता लग जाएगा अगर लाल नीला हो गया तो क्षारकीय है और अगर नीला लिटमस लाल हो गया तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो अम्लीय है।
अब सल्फर के चूर्ण का दहन कीजिए। फिर हम सल्फर के चूर्ण को जलाएंगे। दहन से उत्पन्न धुएं को एकत्रित करना है और उसके ऊपर एक परख नली रख देनी है। सल्फर के चूर्ण को जलाएंगे तो जो धुआं निकलेगा उसको एक परख नली में इकट्ठा करेंगे। इस परख नली में जल डालकर उसे अच्छी तरह मिला लीजिए। फिर हम नीले और लाल लिटमस पे फिर इसे चेक करेंगे। सल्फर के दहन से उत्पन्न पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है। क्या आप इन अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसके, क्योंकि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो ये है ये हम जो ये क्रियाकलाप दे रखा है इसका लिंक पे आप क्लिक करिए और जरूर इसको क्रियाकलाप को देखिए, आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा क्या लिख रखा है और क्या करना है हमें। अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं। अधिकांश अधातुओं को हम जलाते हैं तो वो ऑक्साइड प्रदान करते हैं, और जो ऑक्साइड बनते हैं उनको अगर जल में घोलते हैं तो अम्ल बनते हैं। वो तो अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अधातुएं जो है, अधातुओं के ऑक्साइड। वहीं अधिकतर जो धातुएं होती है वो क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करते हैं। जो धातुओं का जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय होते हैं, मतलब वो लाल लिटमस को नीला कर देती हैं। अगले भाग में आप धातुओं के ऑक्साइडों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ तक के वीडियो खत्म होता है। पसंद आए तो शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।